इसमें बचा हुआ मेरे लिए छोड़ा हुआ है। मुसीबतें समेट कर सारे जहान की मुझ में सावित्री बना दिए, जब भी जलाए दिए दुष्टों ने बुझा दिए, कोई दिया तो जलता निकलेगा, कोई दिया तो जलता निकलेगा, इसलिए मैंने लाखों दिए जला दिए। सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए छोटी सी कविता को समर्पित करते हुए आप सबको नेशनल टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। नव वर्ष के अवसर पर AIBSF ने जो एक बड़ा कदम नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, मैं AIBSF की आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मौका दिया। और आप सब मंचासीन साथियों, दिलीप मंडल जी हमारे बीच में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समय समय पर बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे बहुत अच्छा हस्तक्षेप एक माइलस्टोन के माध्यम से रखते रहे हैं। प्रोफेसर हंसराज सुमन जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरह से SC ST OBC की शिक्षा की जो स्थिति है समय समय पर लिखते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। उन आवाज़ में जब भी वो नहीं भी बुलाते तब भी हम जबरदस्ती शामिल होते हुए अपना इंटरफेयर रखते हैं। DK गिरी जी और संचालन करता जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने हमारे समय में अपनी बातचीत शुरू करने से पहले कहूँगी कि हम लोग जब UDSF में थे, JNU में मैंने 2004 में ज्वाइन किया था। हम लोग उस वक्त देखते थे UDSF के लोग कि JNU में अपना जो हॉस्टल है कावेरी हॉस्टल, वहाँ पर नव दुर्गा का होता था, 9 के 9 दिन पूजा की जाती थी। उसका अल्टरनेट UDSF नहीं रख पाया था, लेकिन मैं बधाई दूंगी AIBSF को कि उन्होंने महिषासुर के शहादत दिवस के रूप में एक माइलस्टोन का जो काम रखा, जो एक अल्टरनेटिव सांस्कृतिक जो एक मुहिम छेड़ी, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगी कि UDSF जो एक अल्टरनेटिव सांस्कृतिक मुहिम शायद उस वक्त नहीं छेड़ पाई थी, वो मुहिम जितेंद्र यादव जी और AIBSF के संगठनों ने महिषासुर शहादत दिवस के रूप में जो पूरे न सिर्फ JNU में उसकी आवाज़ उठाई गई, पूरे विश्व में आज एक चर्चा का विषय है। हम सांस्कृतिक आंदोलनों पर चर्चा करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन हम एक अल्टरनेट इस तरीके का नहीं दे पाए थे जो JNU से शुरू हुआ और JNU से शुरू होकर पूरे भारत में कोने कोने पर ये पहुंचा। किताबें इसके ऊपर आई, एक अल्टरनेट साहित्य हमारे सामने आया और उस साहित्य की मुहिम एक इस रूप में चढ़ी गई कि आज जहाँ दुर्गा सप्तशती जो ब्राह्मण पढ़ते थे वो आज महिषासुर को पढ़ना शुरू किए हैं। मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि मैं संस्कृत की विद्यार्थी हूँ और संस्कृत में दुर्गा सप्तशती हमारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत अच्छे से 9 के 9 दिन पढ़ती है। अब उन 9 के 9 दिन में उनकी एक जागरूकता बढ़ी है कि महिषासुर क्या है, आज क्या भला है जिन्होंने एक अल्टरनेट उनके सामने रखा, क्या भला है कि फॉरवर्ड प्रेस जैसी पत्रिका को BJP के RSS के लोगों ने बैन तक करना पड़ा उस साहित्य को बंद करने के लिए। उस पत्रिका के इशू को उठवा दिया गया। दिलीप मंडल जी हमारे सामने बहुत अच्छे से विस्तार से इसके रूप में बात कर सकते हैं। ये एक मुहिम जो एक छेड़ी गई, ये हमारी उसी परंपरा को दिखाता है जो बौद्ध जैन जो हमारे जितने भी जो परंपरागत जो एक सामाजिक आंदोलन को समय समय पर उठाते रहे, लेकिन जो हमारे यहाँ सामाजिक जो बदलाव की जो क्रांति एक तरह से शुरुआत हुई, चारवाक दर्शन आया, लोकायत आया, अगर मैं संस्कृत की परंपरा से उठाकर शुरू करूँ अपनी बातचीत तो हमारे यहाँ सिद्धो नाथों की परंपरा रही, कबीर परंपरा रही, जो पूरी की पूरी जो एक परंपरा थी, उस परंपरा का एक हिस्सा AIBSF बना। इसके लिए मैं तहे दिल से AIBSF के आभारी हूँ। एक सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई। अगर मैं अपनी बात शुरू करूँ माँ सावित्रीबाई फुले जी से, तो हम आभारी हैं। आज हम इस लायक जो बने वो सावित्रीबाई फुले जी का ही योगदान था कि हम शिक्षित बने, संगठित हुए और एक अच्छे पद पर यहाँ मंच पर बोलने लायक बने। ये सावित्रीबाई फुले का ही योगदान है। उन्होंने न सिर्फ शिक्षिका के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि पढ़ने के साथ साथ अपने दायित्व को, समाज के प्रति जितने भी दायित्व थे, उन्होंने फुले दंपति दोनों ने मिलकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया। मैं इसको बीच बीच में छोड़ते हुए अपनी बात कहूँगी क्योंकि अपने हंसराज सुमन जी ने बहुत विस्तार से ये बातचीत कही है, लेकिन 2-3 शब्दों पर मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अगर हम आज के विषय को लें, रीडिंग सावित्रीबाई फुले इन इंडियन फीमेल एजुकेशन सिनेरियो, जो इंडियन फीमेल जो एजुकेशन का जो पूरा सिनेरियो है, हम अगर बात करेंगे तो बात सवर्ण
शास्त्रों में नहीं लिखा। और आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि जितने भी ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करती हूँ, ब्राह्मण का नहीं, जितने भी परंपरागत ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों की ये एक तरह से अस्मिता रही है, एक तरह से उनका मोरल ऑफ एजुकेशन रहा है कि उन्होंने पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पहले पूरी की पूरी बहुजन आवाज को बंद किया और उस आवाज को बंद करने के बाद उसको साहित्य का रूप दिया। यही वजह है कि आज हमारे पास जो ब्राह्मणवादी साहित्य है वो महिलाओं की शिक्षा को नकारता है, दलितों की आवाज को नकारता है, दलित महिलाओं की आवाज को नकारता है। आपको जितेंद्र भाई ने भी बातचीत करते हुए कहा कि ब्राह्मण जो पैदा हुए वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मणी कहाँ से पैदा हुई ये किसी ने जिक्र नहीं किया। क्षत्रिय पैदा हुए, वैश्य पैदा हुए, शूद्र पैदा हुए, उसमें क्षत्रियाणी कहाँ से पैदा हुई थी, वैश्या स्त्री कहाँ से पैदा हुई, शूद्र स्त्री पैदा कहाँ से हुई, संस्कृत साहित्य इसके बारे में पूरी तरह से मौन है। जैसे कि जो जननी की जो प्रक्रिया थी, मैंने इसमें एक पेपर भी लिखा था कि ये जो अवधारणा जो एक तरह से आई, ये जो अवधारणा जहाँ जिसकी भी दिमाग में निकली, हम ये मानते क्या खासकर संस्कृत जो परंपरा है जो इस तरह की सोच को लेकर चलता है, वो ये मानते हैं कि पूरी जो सृष्टि की प्रक्रिया थी वो पुरुष शुक्र से पैदा हुई। अगर हम एक समय के लिए मान भी लें तो पुरुष शुक्र से जो स्त्रियां जो पुरुष पैदा हुए, महिलाएं वहां पैदा नहीं हुई उससे, तो फिर महिला या तो पुरुष से पैदा हुई होगी। अगर पुरुष से पैदा होती है तो ये तो पूरा का पूरा एक जेनेटिक जो प्रक्रिया है उसको ही बदल के रख देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है कि अगर पुरुष से ही पैदा हुए तो स्त्रियों ने क्या पैदा किया था। तो ये सृष्टि की रचना जो आगे बार बार जो भगवत गीता में भी आज राष्ट्रीय घोषित किए जाने की मुहिम चढ़े हुए हैं, इसमें भी जो बताया गया चतुर्थ सृष्टि रचेगा, ये सारी चीजें कहाँ से आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियां इससे बिल्कुल अलग तरह से रही, हम तो उसके पार्ट ही नहीं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पार्ट पुरुष है, वैसे ब्राह्मण पुरुष, क्षत्रिय पुरुष, वैश्य और एवं शूद्र भी, तो उनमें महिलाएं तो आती ही नहीं। महिलाएं तो अपने आप जबरदस्ती बनी। आजकल एक नाटक टीवी में बहुत जीटीवी में पता नहीं कौन से चैनल पे बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट आई थी उसकी। वो कहता है कि बाप से मैं पैदा हुआ, माँ तो बाप के साथ फ्री में आती है। एक बड़ा डायलॉग है कि उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो सीधा कहता है कि माँ तो उसके साथ गिफ्ट में आई थी। मतलब इतनी खतरनाक मुहिम है कि महिला का अस्तित्व ही खत्म कर दो। यही वजह है कि माँ सावित्रीबाई फुले के योगदान को आज तक भी, आज तो दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट इतना समर्थ हुआ है कि उसने इस विषय को रखा है, और न सिर्फ इस विषय को रखा है बल्कि उसको शिद्दत से सबको समझाने की आवश्यकता महसूस की है। यही वजह है कि सावित्रीबाई फुले का कोई भी स्त्रीवादी आंदोलन जो लीड बाय जनरल कैटेगरी या सवर्ण जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से जो आंदोलन होते हैं कभी भी सावित्रीबाई फुले का जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये यहाँ से शुरुआत हम होती है आंदोलन की, जब स्त्री होने के नाते जो आंदोलन के जो अधिकार है वो सावित्रीबाई फुले के योगदान से अगर वो शुरू करती हैं तो पूरी परंपरा उनके जाती है। यही वजह है कि महिलाओं को, खासकर सवर्ण, ओबीसी और बहुजन की बात ही नहीं करती, महिलाओं को कभी भी ये सिखाया नहीं जाता कि उनकी जो आजादी है, असली आजादी उनकी जो है वो सावित्रीबाई से शुरू हुई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो संस्कृत जो परंपरा है, जो शिक्षा का जो बुनियादी अधिकार जो एक तरह से परंपरागत बना हुआ है, वो बुनियादी अधिकार उपनयन संस्कार से शुरू होता है। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उपनयन संस्कार का मतलब ही शिक्षा की ओर अग्रसर होना था, और यही वजह थी कि आज जो यहाँ के जो स्लाइडदार बने हुए हैं वो भी आज शूद्रों की शिक्षा के ऊपर बैन। आपको पता होगा लेटेस्ट न्यूज है कि शूद्रों को मंदिरों में जाने का वर्जित किया जाना चाहिए, ये सही है। यही वजह है कि वो कभी भी उपनयन संस्कार को महिलाओं के लिए नहीं रखा। किसी भी साहित्य को उठाकर दे दीजिए, उपनयन संस्कार उनके लिए है ही। उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा की तरफ पहला कदम, शिक्षा की तरफ का पहला कदम ज्ञान, चेतना, उनके अंदर चेतना जागृत है। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ विवाह संस्कार को ही उपनयन संस्कार उनका नाम दिया। पूरे संस्कृत साहित्य, पूरे साहित्य को उठाकर देख लीजिए, उपनयन संस्कार यानी कि विवाह उसका संस्कार होगा तो वही सब कुछ वही है। और मैं माफी मांगते हुए सुमन जी से ये कहूंगी कि बहुत एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व ये नहीं करता कि एक महिला पति के मरने
पति के मरने के बाद वो चाट उठा करते ना, बिल्कुल मैं मानती हूँ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, जिसको आप जर्नलाइज बिल्कुल नहीं करते। अगर मैं इसको अपने उदाहरण के माध्यम से कहूँ, मुझे आज गर्व है अपने पति के ऊपर कि वो मुझे आज तक ये पूछते नहीं है घर जाके मैं काम। आप ये कैसे मान सकते हैं कि सारी महिलाएं सबको लेकर रखी होंगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये भी कहती है, तो उल्टा है। मैं तो ये कहूँगी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमें ये देती है कि अगर पति मर जाए तो उसको जब उसका हवन करना होगा तो उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। उसको जैसे वो दाह संस्कार करके आएगा अपनी पत्नी का, आपको पता है तंदूर कांड बहुत लेटेस्ट है, कैसे टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में डाल दिया। सैकड़ों उदाहरण, एक उदाहरण होगा। हो सकता है कोई पत्नी ऐसा करती हो, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सब ऐसे बोल रहे हो सकता है एक उदाहरण पति भी करते हैं पत्नियों के, लेकिन वो तो एक सेकंड में हमारे धर्मशास्त्र तो प्रावधान देते हैं। यही वजह है कि दीनी धर्मशास्त्रों का सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में बहुत शिद्दत के साथ पाखंड को, इसका मखोटे को उगाड़ फेंका था। यही वजह थी कि पूरा का पूरा ब्राह्मण, पूरा का पूरा पेशवा उनके खिलाफ हुआ था। यही वजह थी कि क्योंकि उनको पूरे दंपति को औलाद नहीं होती, ब्राह्मणवादी पूरा एकजुट होकर उस व्यवस्था का विरोध किया था जिस व्यवस्था ने पूरे दंपति की शुरुआत की थी। यही वजह थी कि पूरा का पूरा पेशवाई, पूरा का पूरा महाराष्ट्र में, चाहे वो तमिलनाडु तक पहुंचा हो, आंध्र तक पहुंचा हो, उड़ीसा तक पहुंचा हो, यही वजह थी क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी जो आज तक वर्चस्व जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में रहा था वो खींचने का पहला प्रयास ज्योतिबा फूले ने मां सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर किया था। मैं एक चीज और छोटी सी इसमें ये कहना चाहूंगी कि सावित्रीबाई फूले जी दहेज में क्या लेकर आई थी? एक रंगीन किताब जिनका जिक्र प्रोफेसर हंसराज जी ने किया। उस रंगीन किताब को पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, उनको देख के ज्योतिबा फूले ने पढ़ाने का निर्णय किया, वो पढ़ी, पहली शिक्षिका बनी। और आपको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए जो बीच में सर ने जिक्र भी किया प्रोफेसर हंसराज जी ने, कि जो दलित जो महिलाएं थी, जो दो लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की का नाम था मुक्ताबाई, जो 14 साल की उम्र में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। मैं इस आर्टिकल का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो मातंग और महार, जो महाराष्ट्र की जो जातियां थी, उनकी महिलाओं की स्थिति कैसी है। मैं एग्जैक्ट उसी वर्ड को कोट करना चाहूंगी। वो लिखती हैं, अछूतों को उजाड़ कर उनकी भूमि पर बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं। निर्माण के समय गरीबों को सिंदूर और तेल मिलाकर भवन की बुनियाद में दफना दिया जाता है। पेशवा के राज में अछूतों को एक गधे से नीच समझा जाता है। ये क्रांतिकारी निबंध था भारतीय इतिहास में जो सबसे पहले महिला आक्रोश के रूप में पैदा हुआ था। 14 साल की लड़की जो उनकी विद्यार्थी थी, जिन्होंने 3 साल तक जो सावित्रीबाई फूले के स्कूल में अध्यापन भी किया। और ये जो निबंध जिसका मैंने जिक्र किया, ये उस वक्त अहमदाबाद में पत्रिका निकलती थी, अखबार निकलता था ध्यानोदय, उसमें ये प्रकाशित हुआ। और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान इन स्कूलों की तरफ गया था, जिन्होंने पूरी स्थिति को 14 साल की लड़की ने पूरी महिलाओं की स्थिति को लिखते हुए ये कहा था साफ साफ कि किस तरीके से भवनों की बुनियाद जो बनाई जाती है उसमें दलितों को आहुति देकर उसकी बुनियाद रखी जाती है। इसको मैं एक तरह से ये भी कहूँगी कि जहाँ ये लगता है कुंभ का मेला, वहाँ पर एक किला है। उस किले को अगर मैं गई हूँ, देखा हूँ, पढ़ा हूँ, अपनी आंखों से देखा, उस किले की जो बैक साइड है, जो यमुना नदी के साथ में जो निकलती है, वो किले की जो पीछे वाली जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर 3 मूर्तियां हैं। आप देखिएगा कभी जाकर, या इंटरनेट पर होगा, आई डोंट नो। उनमें जो 3 मूर्तियां हैं, वो तीनों मूर्तियां पता है आपको किसकी थी? वो तीनों मूर्तियां दलितों की थी। ऐसा माना जाता है कि जब भी उस किले की जो नींव रखी जाती थी, वो जो पानी जो यहाँ से जो यमुना निकलती है, गंगा, यमुना और तीसरी कोई भी नदी हो, उसको सरस्वती को कहते हैं, जहाँ वो कुंभ का मेला लगता है। वो जब नदियाँ जो नदी जो यमुना वाली नदी निकलती है, वो बाहर ले जाती थी उसको, किले की नींव को। तो हर बार वो बनाया जाता था, फिर बाहर ले जाती थी। तो पंडितों ने ये कहा था, किसी पत्री में देख के ज्योतिष ने किसी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब तक इसकी बुनियाद में खून के छींटे नहीं पड़ते,
राजा का बेटा खून के छींटे इसमें नहीं डालता अपने हाथ से, तब तक ये ऐसे डरता है। तब उन्होंने एक दलित अछूत लड़के को काट कर उसके छींटे उसमें दिए। ये इतिहास का दंत कथन में आप इसको देख सकते हैं। वो बुनियाद में रखी गई थी, वही बुनियाद आप जो मैंने अभी जिक्र किया, जो निबंध में लिखा हुआ 1814 सर प्रकाशित हुआ था। 1852 की उसमें जो मुक्ताबाई 6 लड़की 1852 नहीं, मेरे पास उसकी डेट है 1855 में लिखा था। 1855 में लिखा था जो मतलब धन्योदय के अंतर्गत में जो प्रकाशित हुआ था। उसमें कौन से वैसे भी मैं पहले ही महिला तो नहीं इतने होता हूँ, मैं जब वैसे ही है ना, मैं समाप्त करना चाहूँगी। नहीं, मैं आपको सुनना चाहूँगी सर। बहुत विश्लेषण नहीं, बस मैं बात करते हुए ये कहूँगी कि मैं ये कहना चाहती थी बेसिकली कि ये जो योगदान है सावित्रीबाई फुले का, इस योगदान की परिणति आज के एजुकेशन सिस्टम में, मैं आज के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से देखी जानी चाहिए। हमारे सामने इतिहास है, बहुत अच्छे से इतिहास है। आज इतिहास वो वाला इतिहास नहीं जो कम से कम एक अंधा मतलब राज्य सत्ता का उपभोग करते हुए या सत्ता के साथ मिलकर जो इतिहास लिखा जाता है, वो कम से कम आज के लेखक उस तरीके से उस नज़र से नहीं देखते, वो क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे जलपाई वाला का आपके सामने आ गया, ये महिषासुर का आपके सामने है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आज का जो सिनेरियो है, आज की जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनमें हम एजुकेशन के स्तर पे किस तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति की पर एक बढ़त हमें दिखाई देती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो मीडिया है 80% महिलाओं को इस्तेमाल करता है उपभोग की वस्तुओं में। मैं ये कहना चाहती हूँ उपभोग की वस्तुओं में 80% महिलाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए आप, चाहे सिगरेट की हो, चाहे शराब की हो, किसी भी तरह की, आपके सामने 80% महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही मीडिया, जहां मीडिया में एक सार्थक भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, वहां नगण्य है। और अगर है भी, मैं ये कहूँगी अगर है भी, क्योंकि आज की जरूरत है सौंदर्य बोध वाली। मीडिया में आप देखिए चिकनी चुटकी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, भले ही उनको कुछ ना आता। मैंने कई ऐसे चैनल देखे हैं, मतलब देखते ही रहते हैं, लगभग टीवी देखते हैं कि मुझे तो कम से कम बीमारी है, मैं खुद देखती हूँ, नाटक में देखती हूँ, खुद देखती हूँ। उनमें आप देखिए उठा के मीडिया में जितनी भी लड़कियां बहुत सुंदर एकदम, मतलब किसी भी एंगल से वो लगती नहीं कि बहुजन समाज के हैं। चाहे उनके बोलने से करा कर देख लीजिए, चाहे उनकी बात करने के तरीके से देखिए। यही वजह है कि वो दलित खैर, ये तो आप जेएनयू के जागरूक छात्र हैं, मैं जानती हूँ जेएनयू ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आज का जो एजुकेशन जो सिनेरियो है, असली मायने जो है वो असली मायने एजुकेशन के सिर्फ डिग्री तक नहीं है, वो चेतना भी होनी चाहिए, उसमें सामाजिक आंदोलनों में सार्थक भागीदारी भी होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहूँगी, छोटे से एग्जाम्पल के लास्ट एक सेकंड में, कि जो इस्तेमाल भी किया जा रहा है ना, जो महिलाओं का जो इस्तेमाल है, महिला विरोधी बातों को महिलाओं के माध्यम से ही विरोध एक तरह से दिखाया जा रहा है। अगर आप लेटेस्ट उदाहरण देखें एजुकेशन का, आप लोग सब जानते हैं, मैं दूसरा खा पंचायत का देना चाह रहा हूँ। खा पंचायत में जहाँ महिलाओं के पढ़ने लिखने पर पाबंदियाँ उठाई जाती हैं, जहाँ पढ़ने ओढ़ने पर उठाई जाती हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थलों पर बात करने में उठाई जाती हैं, वहाँ विरोध पुरुष नहीं कर रहा, महिला कर रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खा पंचायतों अल्टरनेट, जहाँ खा पंचायतों का विरोध होना चाहिए, महिलाओं विरोधी जो काम करते हैं, अब महिला विरोधी काम नहीं कर रहा पुरुष। मैं ये कहना चाहती हूँ पुरुष विरोध न करके महिला ही महिला के विरोधी है, इसलिए अल्टरनेट खड़ा किया जा रहा है। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से महिलाओं को आगे करके, चाहे निरंजना ज्योति की भाषा देख लीजिए आप ये बताइए मुझे, महिलाओं की क्या ऐसी भाषा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन है। आप इसको आंख बंद करके नकार नहीं सकते, कम से कम आज
तो यही वजह है कि आज का जो एजुकेशन सिनेरियो है वो सावित्रीबाई फूले जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज के योगदान के लिए कुर्बान कर दी, क्या वो कुर्बानी उसकी परिणति यहाँ होनी चाहिए कि महिला का विरोध करने के लिए मैदान में उतारी जाए। इसी सवाल को छोड़ते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूँगी। जय भीम, जय भारत, जय भारत।